हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बेसिक टॉपिक पढ़ा था, जिसका नाम था पदार्थ की प्रकृति। ठीक है, तो पदार्थ की प्रकृति डैट मीन्स जो नेचर्स ऑफ मैटर है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लिए थे, इसके सारे के सारे कंसेप्ट को पढ़े थे। तो आज हम जो है पदार्थ की प्रकृति जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्लास बड़ा नहीं होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं वो क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं, एक एक चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। और आपने अगर पीछे का क्लास किया है, इस टॉपिक का क्लास किया है अगर आपने, तो आप खुद से आप सोचिएगा कि आखिर इसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता था, क्योंकि जो भी टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा उसका क्वेश्चन बनना चाहिए तो बनना चाहिए। तो आपके सामने में फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। विभिन्न स्रोत से प्राप्त जल के नमूने में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भारों का अनुपात एक ही पाया जाता है, यह किस नियम की पुष्टि करता है? तो आप सभी को बताना है कि यहाँ पर 1 के लिए राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा, स्थिर अनुपात का नियम। अगर आपने इसका क्लास किया हो, कंसेप्ट वाला क्लास, तो आपको बिल्कुल पता होगा। ठीक है, आप पोखरा से जल लीजिए, या फिर आप चापाकल से जल लीजिए, या समुद्र से जल लीजिए, हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का जो अनुपात होगा वो 1:8 ही होता है। वो आपने पूरा डिटेल में क्लास के अंदर पढ़ा था। ठीक है, तो आपके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पूछा जा रहा है कि स्थिर अनुपात नियम का प्रतिपादन किया था, मतलब ये जो नियम है ये किसने दिया था? तो 2 के लिए हम क्या बताएंगे सर, कि यहाँ पर राइट आंसर जो आपका डी ऑप्शन से होगा, प्राउस्टर ने। किसने दिया था? प्राउस्टर। आप याद रखने की जो है कोशिश करेंगे, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि जल डैट मीन्स H2O एवं H2 है ना, O2 का बनना पालन करता है। H2O एवं H2O2 का जो बनना है ये पालन करता है। भाई साहब, क्या इसमें देखा जा रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से H2O भी बना है, और H2O2 भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना है। तो 2 ही तत्व से हम अलग अलग यौगिक कैसे बना पा रहे हैं, और ये बना पा रहे हैं तो किस नियम के अनुसार बना पा रहे हैं, ये आपको बताना है। तो आपका बी ऑप्शन क्या होगा? से होगा गुणित अनुपात के नियम का पालन ये कर रहा है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है मुख्य रूप से। ठीक है, तो आपके बी ऑप्शन से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि पदार्थ जो है अविभाज्य सूक्ष्मतम कणों से बना है। जो पदार्थ होता है ना सर जी, वो अविभाज्य सूक्ष्मतम कणों से बना होता है। वे अविभाज्य कण कहलाते हैं। वे जो अविभाज्य कण हैं वो क्या कहलाते हैं? सीधा आपको बताना है कि पदार्थ जिस छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है वो कण क्या कहलाता है? तो 4 के लिए राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। बोलेंगे सर परमाणु। क्या कहलाता है? वो कण जो है क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा, अणु, तत्व या यौगिक नहीं कहलाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आपके 4 नंबर क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण है। ये तो क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तत्व हैं कि यौगिक है कि मिश्रण है? तो 5 के लिए राइट आंसर आपका भी होगा, ये यौगिक है सर जी। विरंजक चूर्ण क्या है? यौगिक है, क्योंकि ये एक शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, और विरंजक चूर्ण का सूत्र भी होता है, और हमने आपको बताया था कि जिसका सूत्र हो या संकेत हो वो शुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है, और साथ ही साथ कई तरह के तत्वों के मेल से बना है, इसलिए इसको यौगिक कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बारूद हैं। बारूद क्या है? तत्व, मिश्रण, यौगिक। तो आपने अगर क्लास किया होगा तो देखा होगा कि बारूद बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को मिला करके बनाया गया था। तो बारूद क्या है सर? एक मिश्रण है। बारूद क्या है? मिश्रण है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पदार्थ के अणु निम्नलिखित में पदार्थ के अणु का निम्नलिखित में कौन सा गुण नहीं है? ये नहीं शब्द कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। तो कौन सा गुण जो है पदार्थ के अणु का नहीं है?
तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोलीय होता है। अणु जो है वो गोलीय होता है, ये गोलीय नहीं होता, मतलब इसका आकार कुछ भी हो सकता है, ठीक है। परमाणु का हमेशा फिक्स है कि गोलीय होगा, तो अणु का जो आकार है वो गोलीय होता है, यही जो है गुण नहीं है। बी ऑप्शन आप याद रखने की कोशिश करें। बाकी स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ये तो पता ही है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, या देखिए इसका आकार लंबाकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार आदि होता है, ठीक है। तो ये गोलीय नहीं होता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगर आपने क्लास किया हो तो एक एक क्वेश्चन आपको पता होगा, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए कि आपने क्लास किया तो उसमें सीखा कि नहीं सीखा, इस चीज़ों को देखना है। पदार्थ के परमाणु को निम्न में कौन सा गुण नहीं है? पदार्थ के परमाणु को नहीं होना चाहिए, का होना चाहिए। पदार्थ के परमाणु का निम्न में कौन सा गुण नहीं है, यानी कि परमाणु का गुण कौन सा नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन ही बिल्कुल होगा सही, क्योंकि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ये गलत बातें हैं और यही ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो पदार्थ के परमाणु हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ओके, आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अणुओं का बृहत संग्रह कहलाता है। बहुत सारे अणु को मिला के क्या बनेगा ये बताना है सीधा सीधा आपको, ठीक है। तो 9 के लिए राइट आंसर क्या होगा? ये होगा यौगिक बनते। अणु को मिला के यौगिक, और परमाणु को मिला के क्या बनता है? बहुत सारे परमाणु के मेल से क्या बनता है? तो तत्व बनता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, परमाणुओं का बृहत संग्रह कहलाता है। तो अभी जस्ट बात कर ही रहे थे हम लोग। तो परमाणु का जो बृहत संग्रह है, परमाणु के बहुत सारे जो चीज़ें हैं, या सीधा कह लीजिए बहुत सारे परमाणु को मिला के तत्व बनेगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन थे? 11 के लिए आंसर करने की कोशिश करें आप लोग, तो बताएंगे 11 के लिए राइट आंसर जो आंसर हो जाएगा सर वो आपका डी होगा, डाल्टन। डाल्टन जो है, जॉन डाल्टन इनका नाम था। पदार्थ के परमाणुवाद का ये प्रणेता थे, यानी कि पदार्थ के परमाणुवाद का जो नियम है डाल्टन ने ही दिया है, जॉन डाल्टन, आप याद रखेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्लास्टिक होता है विद्युत का, तो कुचालक होता है। तो 12 के लिए क्या राइट आंसर होगा सर? बी, प्लास्टिक से विद्युत पास नहीं करती है, यानी कि प्लास्टिक कुचालक होता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि तत्वों के ऐसे सूक्ष्म कण जो मुक्त अवस्था में नहीं रहते लेकिन सभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा लेकिन वो फ्री स्टेट में मुक्त अवस्था में नहीं होता है, उसको परमाणु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं सर जी? परमाणु। बी ऑप्शन आपका सही होगा। और परमाणु संरचना के बारे में पूरे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसके लिए टेंशन ना लें। अगला क्वेश्चन है कि डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही है ये बताना है, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन ही सही। क्यों? परमाणु अविभाज्य होता है, यही बात सही है। डाल्टन साहब ने कहा था कि परमाणु को हम और भी छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते, क्योंकि वो परमाणु का सबसे छोटा कण होता है, ठीक है। सूक्ष्मतम का मतलब ही होता है, सूक्ष्मतम का मतलब सबसे छोटा, ठीक है, उसको अब और भी छोटा नहीं किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि वह ज्ञान जिससे किसी विषय का संगठित, क्रमबद्ध और सामान्य बोध होता है कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? तो 15 के लिए जो यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो आपका सी होगा, विज्ञान है। वह ज्ञान जिससे किसी विषय का संगठित, क्रमबद्ध और सामान्य बोध होता है, सामान्य जानकारी आपको मिलती है, तो वो क्या है? विज्ञान है। वो क्या कहलाएगा? विज्ञान। विज्ञान को परिभाषित करने की कोशिश करेंगे तो आप साधारण सी भाषा में बोल सकते हैं कि साइंस इज द सिस्टमैटिक, ऐसे बोलेंगे, सिस्टमैटिक नॉलेज अबाउट एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। किसी भी चीज़ के बारे में सिस्टमैटिक जो नॉलेज होती है वही साइंस है, सिंपल सी भाषा में आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कार्बन एक तत्व है क्योंकि, भाई साहब कार्बन एक तत्व है, क्यों तत्व है, किस कारण से तत्व है? तो इसका ए ऑप्शन से होगा, यह 2 या अधिक सरल पदार्थ में विघटित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए कार्बन एक क्या है? तत्व है। तत्व को आप उससे अधिक भागों में नहीं क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। अगला है कि शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी होने का कारण। रक्ताल्पता मतलब कि रक्त की कमी जो है
उसका कारण क्या है? तो आपके 17 के लिए जो सही आंसर हो जाएंगे वो ए हो जाएंगे, लोहे की कमी। किसकी कमी के कारण ऐसा समस्या देखने को मिलता है? तो लोहे की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि चीनी का जलीय विलयन है। चीनी को अगर जल में घोल देते हैं तो तत्व बनेगा कि यौगिक बनेगा कि मिश्रण बनेगा कि परमाणु, यौगिक परमाणु बनेगा? तो सर सीधा मिश्रण बनेगा। क्या बनेगा? मिश्रण। उसमें भी होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा जिसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। तो आपके सी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक तत्व विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक है। यह आपको बताना है कि आघात वर्धनीय और तन्य भी है। अतः यह तत्व है जो ऊष्मा का सुचालक होगा, आघात वर्धनीय भी होगा और तन्य भी होगा, उसे कहते हैं हम स्टील, पीतल, हीरा या रेत। क्या कहेंगे? वो कौन हो सकता है? तो ये मुख्य रूप से धातु होगा। अब धातु खोजिए कि इसमें से कौन है। धातु खोजिए कि इसमें से कौन है। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ अलग ही चीज़ दी गई है कि एक तत्व विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक है, यह आघात वर्धनीय और तन्य भी है, अतः यह तत्व है। देखिए, हीरा तो आघात वर्धनीय नहीं है, इसमें चोट मारिएगा फूट जाएगा। रेत मीन्स बालू, बालू में भी ये गुण नहीं है। पीतल, और ये तत्व की बातें कर रहा है। स्टेनलेस स्टील तो आपके यहाँ पर जो 19 के लिए जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपका हमारे अकॉर्डिंग जो है स्टेनलेस स्टील भी नहीं होगा, क्योंकि स्टेनलेस स्टील क्या होता है, जैसे चोट मारेंगे तो ये टूट जाती है। तो आपके राइट आंसर 19 के लिए हो जाएगा सर जी बी, पीतल। ठीक है, पीतल आपके बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो एक मिनट, इस क्वेश्चन में हल्का कमजोर। रेत मिस होता है बालू, रेत मिस क्या होता है? बालू होता है। तो इसमें सुचालक की बात भी करी जा रही है। ओके, अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में हम आपको कंफर्म करेंगे। स्टेनलेस स्टील, पीतल जो है, हाँ पीतल ज़्यादातर हो सकता है। ठीक है, ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक हैं? तो 20 के लिए आपको बताना है कि यौगिक है। तो आपको पता होना चाहिए कि धातु जो होगा वो क्या हो सकता है? यौगिक होगा। अधातु, उपधातु या अणु, इसकी कोई संभावना नहीं, लेकिन धातु क्या कहलाएगा? यौगिक कहला सकता है। सी ऑप्शन आपके बिल्कुल जो है सही हो जाएंगे। इस तरह से हमने जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उसको कंप्लीट करने का कोशिश किया है, और हम फिर जो है अगले क्लास के अंदर अगले चैप्टर को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।